की कृपा से, शिव जी की कृपा से पाणिनि जी को प्राप्त हुआ। और फिर पाणिनि जी ने इन्हीं 14 सूत्रों से धीरे धीरे 42 प्रत्याहार बनाया, जैसे कि अच प्रत्याहार है। अच कहने का मतलब है अ ई उ री री ए ओ ऐ ओ, जितनी स्वर है सारे अच में आ जाएंगे। तो स्वर संधि, अब स्वर में कहते हैं स्वर संधि, स्वर स्वर अर्थात जब स्वर संधि की बात की जाएगी तो स्वर ही स्वर रहेंगे, स्वर वर्ण ही होंगे। अब यहाँ कह रहे हैं दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कभी भी आप नहीं भूलिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। आज पढ़ रहे हैं, आज ही आप मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, कभी फिर आपको संधि पढ़ना ना पड़े। साथियों, कहते हैं कि दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन होता है, स्वर संधि में स्वर वर्ण का खेल होता है, दो स्वर होता है और उन दोनों स्वरों के आने से जो विकार होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्वर संधि कहेंगे। दो स्वर है, उन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, उनके आने से जो परिवर्तन हो जाएगा वही स्वर संधि है। संक्षेप में स्वर के स्थान पर होने वाले आदेश को स्वर कहेंगे। ये देख रहे हैं, स्वर संधि किसे कहेंगे, तो जब दो समान स्वर अथवा कोई भी जब स्वर वर्ण होंगे और उन्हें मिलने से, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वही स्वर संधि कहलाएगा। जैसे इति है और अलम है, जैसे इति है अलम है, इति में क्या है, हर्स्व ई, इति के तकार में हर्स्व ई है और अलम का अ है, तो इति में ई है, उस ई के स्थान पे य हो जाता है। तो वह जो य हो जाता है वही विकार है, वही परिवर्तन हुआ ई के स्थान पे य, तो बन गया आपका इत्यलम, ई प्लस अ बराबर य, ठीक है ना, तो बन जाता है आपका इत्यलम। आप पढ़ेंगे इको यणचि, इक के स्थान पे यन होता है जब हम विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। अभी आपको हम इसके विषय में ऊपर बता रहे हैं, अर्थात कुछ चीजें हैं जो आपको बैठाना है। तो इति है अलम है, तो कहने का मतलब इति में जो है, इति में ई है, इति में क्या है, ई है, और उधर अ है, अलम का अ, तो ई के बाद अ रहे तो य होता है, क्या होता है, य। क्यों होता है, क्योंकि य का उच्चारण स्थान तालु है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, अ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, अकु विसर्जनिया नाम कंठ कहते हैं ना। तो आगे हम नेक्स्ट सूत्र के द्वारा पढ़ेंगे। आप ये जाने रहें कि इत्यलम में कौन संधि है, तो इत्यलम में यण संधि है, यह यण संधि का उदाहरण है। और यण संधि किसके अंतर्गत आता है, तो यण संधि जो है यह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उदाहरण कविंद्र, जो दीर्घ संधि का उदाहरण है। कवि प्लस इंद्र क्या बन गया, कविंद्र। इसमें क्या सिचुएशन है, कवि में ई है हर्स्व ई और इंद्र का ई है। जब दो स्वर समान स्वर एक ही जैसा, दोनों का उच्चारण स्थान एक है, जब दो स्वर मिलता है तो दीर्घ हो जाता है। यहाँ देखिए कवि में ई हर्स्व और इंद्र का ई दोनों जब मिला तो दीर्घ ई हो जाएगा, तो दीर्घ ई क्या हो गया, तो बन गया कवींद्र, ई धन ई बराबर दीर्घ ई। आइए नरेशः, देखिए नर प्लस ईशः नरेशः, जो कि गुण संधि का उदाहरण है। अ के बाद ई रहे तो ए हो जाएगा नरेशः। उसी तरह तवेव वृद्धि संधि का उदाहरण, अ के बाद ए है तो एक आदेश ऐ हो गया दोनों के स्थान पर, तवेव। पवित्रम, पो प्लस इत्रम बन गया पवित्रम। आपसे पूछा जाए पवित्रम में कौन संधि है, तो बिल्कुल आप निर्भय पूर्वक आप बताएं अयादि संधि है। आगे हम पढ़ाएंगे आपको अयादि संधि के विषय में, बताएंगे विस्तृत रूप से, अभी भेद जान रहे हैं। पहला आप देख रहे हैं स्वर संधि, तीन प्रकार में से पहला आप देखें स्वर संधि। स्वर संधि में कुछ उदाहरण देख रहे हैं, अर्थात स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल स्वर संधि है।
जब स्वर वर्णों का स्वर वर्णों के साथ जब मेल होता है तो मित्रों स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही सभी स्वर आते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं, इसीलिए कह रहे हैं स्वर को हम अच, इसीलिए स्वर को क्या कहते हैं, अच संधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। तो पहला आपने स्वर संधि को जाना, अब आइए हम व्यंजन संधि को जानेंगे। व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि संस्कृत में कहते हैं, व्यंजन अर्थात हल। हल क्या है? हल एक प्रत्याहार है साथियों। कैसे आप जानेंगे कि हल एक प्रत्याहार है? बिल्कुल, आप ऐ उण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औच, यहां तक तो आपने देखा स्वर वर्ण। इसके बाद का जो सूत्र है ह य व रट, तो ह य व रट के हकार से लेकर आप चलेंगे जो अंतिम जो 14वां जो सूत्र है पाणिनि का, अष्टाध्यायी में जो, तो कह रहे हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो सूत्र है, जो पाणिनि का जो सूत्र है, पाणिनि को जो प्राप्त हुआ शिव जी के कृपा से, उसमें जो अंतिम सूत्र है स श सर हल। तो उस हल के लकार तक जाइए आप, कहां से? ह या वरट के ह से, तो ह और ल, तो क्या हुआ? हल। अब प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण को संज्ञा तस्य लोप, उसका लोप करके ह य वर ल य मंगल न छ भ घ ढ ध ज भ ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स श स ह, यहाँ तक जाइए, सारे वर्ण आ गए। ये सारे के सारे व्यंजन वर्ण हैं और इसमें आपको प्रत्येक वर्ग क ख ग घ ङ च छ ज इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन संधि। जब व्यंजन संधि की बात की जाएगी वहां आपको स्वर वर्ण भी देखने को मिलेगा, व्यंजन वर्ण भी देखने को मिलेगा। करे व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। भूलेंगे नहीं आप, जीवन में हमेशा याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो कहा है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर। व्यंजन के बाद स्वर आए, स्वर वर्ण आए, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण आए अथवा व्यंजन वर्ण आए, उसके बाद जो विकार उत्पन्न होगा मिलने से, वही व्यंजन संधि कहलाएगा। आगे नेक्स्ट देखेंगे, संक्षेप में हम देखेंगे। तो कह रहे हैं कि व्यंजन प्लस व्यंजन अथवा व्यंजन प्लस स्वर, ये देख रहे होंगे आप। ये देखिए, व्यंजन के बाद स्वर रहे अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण रहे, तो कौन संधि होगी? व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। संक्षेप में हल के स्थान पर होने वाले आदेश को हम व्यंजन कहेंगे। हम कहते हैं वागीशा, बहुत अच्छा शब्द है। क्या है? वागीशा। इसमें संधि हुई है और हल संधि का उदाहरण है वागीशा। कैसे संधि हुई? तो वाक प्लस ईशा। अब ध्यान दीजिएगा, वाक में क्या है? क, और क जो वर्ण है वह व्यंजन वर्ण है। उसके बाद स्वर वर्ण है हमारा ईशा का दीर्घ ई। ईशा का क्या है? दीर्घ ई। यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम क को ग कर देते हैं आदेश। आगे हम जस्ट संधि में इसे बताएंगे विस्तृत रूप से कैसे होता है, मगर आप ये जाने रहे वागीशा जो है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसमें जो है झलान जसवंते सूत्र आदि प्रयोग होता है। जस तो होता है, झल के स्थान में जस होना, झल प्रत्याहार के अंतर्गत झ भ घ ढ ध ज भ घ ढ ध ऐसे आता है। तो झल में झ भ घ ढ ध, तो उसी के अंतर्गत ये आप देख रहे हैं क है, क आता है, तो क को जस होगा, क वर्ण को जस क्या होगा? तो ज ब ग ड द है, तो क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आता है ज ब ग ड द। तो क का कंठ है तो ग का भी तो कंठ है, तो ग आ जाएगा, इसीलिए क के स्थान में यहाँ ग हो जाएगा। ठीक है, वाक प्लस ईशा वागीशा। यहाँ पर क्या है सिचुएशन? यहाँ है कि हल वर्ण है पहले
और उसके बाद स्वर है। तो हल वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण रहे तो भी यहाँ जो है संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। क और ई है, क को ग हो जाएगा, अर्थात क का तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है। जब भी झ भ घ ढ ध छ ठ थ च ट त क प ये सारे वर्ण रहे, उसके बाद स्वर रहे तो इनके तीसरे वर्ण होंगे। नेक्स्ट देखिए आप, जगत प्लस ईशा, हम कहते हैं जगदीशा, जगदीश। ओम जय जगदीश हरे। तो जगदीश में जो संधि हुई है वह व्यंजन संधि है। हाँ, तो जगत प्लस ईशा, जगत के तकार को ही दकार हुआ, अर्थात जो त वर्ण है उसका तीसरा वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो वर्ग का त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? द होगा। त थ द, तो जगत में जो त है उसको द हो गया, ईशा में जो ई है उसको मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? जगदीशा हल, और अच है तो ई है। नेक्स्ट है तल्लय, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। अभी हम आपको संधि बता रहे हैं, उसके उदाहरण बता रहे हैं। तो व्यंजन संधि का उदाहरण आपने देखा, वागीसा, जगदीशा, तल्लया, सज्जना, सत प्लस जना, क्या बन गया? सज्जना। अब आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहे हैं क्या कि स्पष्ट है कि उपर्युक्त उदाहरणों में व्यंजन के बाद, ध्यान दीजिएगा सब कुछ यहां स्पष्ट है साथियों, व्यंजन के बाद स्वर तथा व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण आए। व्यंजन के बाद यदि स्वर आए तो भी संधि हो रही है। जैसे देखा आपने, जगत में जो त है यह व्यंजन वर्ण है, उसके बाद स्वर वर्ण क्या है? ईशा का जो है दीर्घई, तो भी वहां संधि हो रही है। जगत प्लस ईशा, तो क्या बन रहा है? जगदीशा। ठीक है ना? तो वही कह रहे हैं कि व्यंजन के बाद स्वर तथा व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण आए हैं, अतः यहां व्यंजन संधि है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, विसर्ग संधि को देखेंगे। विसर्ग संधि के बारे में हम जानेंगे साथियों। आप कॉपी और पेन लेकर के आएंगे, वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो, निश्चित रूप से आप कमेंट्स करें। तो कह रहे हैं विसर्ग के बाद स्वर हो तो विसर्ग संधि होगी, विसर्ग के बाद यदि व्यंजन वर्ण हो तो भी वहां विसर्ग संधि होगी। तो कैसे जानेंगे? कुछ उदाहरण देख लेंगे। बोले जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर जो विकार होगा वह विसर्ग संधि कही जाएगी। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के बाद यदि स्वर वर्ण आपको देखने को मिले अथवा यदि आपको व्यंजन वर्ण देखने को मिले तो आप वहां बिल्कुल विसर्ग संधि करेंगे। ठीक है। विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। आपने देखा किसी शब्द का प्रारंभ विसर्ग से होता है? बिल्कुल नहीं होता। संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर होने वाले आदेश को ही विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग संधि किसे कहेंगे? जो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? आदेश होता है। हम विसर्ग के स्थान पे देखते हैं ओ हो जाता है ना? तो वही कह रहे हैं, विसर्ग के स्थान पर होने वाले आदेश को हम विसर्ग संधि कहेंगे। नेक्स्ट यही जाने आप, किसे कहेंगे विसर्ग संधि? आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल कहें कि विसर्ग के स्थान पर जो होने वाले आदेश हैं उसको हम विसर्ग संधि कहेंगे। बालकः गच्छति, ध्यान दीजिएगा आप, क्या है? बालकः गच्छति। तो बालकः में विसर्ग है, विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण क्या है आपका? गच्छति का ग, ये व्यंजन वर्ण है। तो बालका में जो विसर्ग है इसके स्थान पर उत् होकर के वो बनता है बालको गच्छति, ऐसा हम करते हैं। अभी आपको मैंने कहा विसर्ग के बाद आपको व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण देखने को मिलेगा, तो आपने देखा बालका गच्छति, तो हम कहते हैं बालको गच्छति। आइए दूसरा उदाहरण ले लीजिए, नमः करोति। नमः में विसर्ग है, करोति का क है, विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण है नमः करोति, तो हम बनाते हैं नमस्करोति।
इसके लिए हम बताएंगे आपको कैसे हो रहा है यहाँ पर विसर्ग के स्थान पे सकार, वो बताएंगे। अभी हम जान रहे हैं संधि के प्रकार को जान रहे हैं, उसमें से कुछ उदाहरण देखते जा रहे हैं। विसर्ग संधि का क्या उदाहरण है, क्या सिचुएशन, कैसे बनता है, कौन कौन से उदाहरण है। तो बालको गच्छति यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। नमस्करोति यह भी विसर्ग संधि का नमः करोति नमस्करोति। नेक्स्ट देख रहे हैं अलम अली अयम अली रयम, ठीक है ना। हरस्वई के बाद विसर्ग है, उसके बाद यदि स्वर वर्ण है जैसे अ है तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर र हम करके अली रयम बना देते हैं। जैसे अली रयम, मति अयम मतिरयम, श्रुति अयम श्रुतिरयम, ठीक है। यहां विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ रहा है, अतः विसर्ग संधि है। विधि अयम विधिरयम, ठीक है। तो क्या कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ रहा है। अली में विसर्ग है, उसी प्रकार विधि निधि सब में विसर्ग है। तो विधि में विसर्ग है प्लस अयम, तो क्या बन जाएगा विधि रयम। तो विसर्ग के बाद आप देख रहे हैं स्वर वर्ण है अयम का अ, तो भी वहां संधि हो रही है, विसर्ग संधि हो रही है। तो साथियों ये जाने आप विसर्ग संधि में विसर्ग का खेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण आए अथवा स्वर वर्ण आए तो वहां विसर्ग संधि होगी। तो नेक्स्ट जानेंगे किस प्रकार से वहां वर्ण आदेश होता है, किस प्रकार उत्त हो जाता है, कैसे हो जाता है। तो इस प्रकार से आगे हम क्या देखेंगे कि स्वर संधि। आइए हम जान लेते हैं स्वर संधि को थोड़ा। स्वर संधि को जानेंगे। स्वर संधि का क्या है सिचुएशन, तो कह रहे हैं कि पूर्व तथा पर स्वर, पूर्व तथा पर स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं अथवा कहेंगे। स्वर संधि किसे कहेंगे, पूर्व तथा पर स्वरों के मिलने से। अब पूर्व स्वर क्या है, तो हिम में मौ में अ, ठीक है, और इंद्र का ई। तो बोले पूर्व तथा पर स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है। तो पूर्व स्वर म में अ और आले का ये दोनों मिला तो मिल गया, तो क्या हो गया अ और आ मिला तो आ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संक्षेप रूप से केवल थोड़ा सा स्वर संधि को देखा कि दो स्वर वर्णों के मिलने से दीर्घ हो जाता है, जैसे हिम प्लस आलय हिमालय। इसके बाद हम आगे उपेंद्र एक उदाहरण ले लिए। उप प्लस इंद्र उपेंद्र, अ है ई है। अब यहाँ क्या कह रहा हूं, स्वर संधि के लिए पूर्व तथा पर स्वर के मिलने से, पहले में भी स्वर है बाद में भी स्वर है। पूर्व स्वर क्या है, उपेंद्र में उप में अ, इंद्र का ई, और ई मिला तो क्या हुआ ए हो गया, तो उपेंद्र बन गया। स्पष्टीकरण यही है। या प्रथम उदाहरण में पूर्व वर्ण है और हिम के म में क्या है अ, और इंद्र का ई बाद में है पर। तो इस तरह से क्या हुआ, अ तथा पर वर्ण मिलने पर दोनों जब दो स्वर होगा अ या अ होगा तो अ या आ होगा तो दीर्घ हो जाएगा। हिमालय देवालय पुस्तकालय, इस तरह से संगीतालय। उसी प्रकार जो है उप के प में अ है और इंद्र का ई है, अ ई मिलकर के क्या हो गया ये उपेंद्र, यह उदाहरण है। साथियों हम इसके बाद जो है बढ़िया से अच्छे प्रकार से जो है स्वर संधि के प्रमुख भेद को जानेंगे कि स्वर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर मैं नेक्स्ट क्लास में। तमाम साथियों से यही कहना चाहूंगा, आप वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे, अवश्य आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करना ना भूलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः। आज रिकॉर्ड किया, पूछिए वो रिकॉर्ड कर रहा है, हो रहा है ना, कैसे पता, हाँ इसमें रिकॉर्ड आ जाएगा ना।